नमस्कार, न्यूज रूम में नेताजी इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और एक बार फिर इस कार्यक्रम में एक बड़ा सियासी चेहरा हमारे साथ है, जिनका कहा जा सकता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक लंबा संघर्ष रहा है। महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप जुड़ी रही हैं। पढ़ाई के बाद सियासत में राजनीति करने का मतलब आपने कैसे सोचा? देखिए, पढ़ाई के बाद तो राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं था। मेन ये था कि हम लोगों को एक सोशल वर्क कुछ करना है और एक अच्छा शिक्षक बनना है, एक विद्यालय चलाना है, जो एक मतलब उद्देश्य था। और एक अपनी किसी कला के माध्यम से, चाहे वो राइटिंग हो, जैसे कविता लिखना, साहित्य लिखना या हमारी पेंटिंग्स बनाना, तो ये हॉबी रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग एक उद्देश्य मन में रखा था 6th क्लास से, जब मैं 6th क्लास में थी तभी से रखा था कि हम राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और ऐसा एक कुछ बनाएंगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो हम इतना अच्छा बनाएंगे कि उसको मनोनीत किया जाए। एक उद्देश्य को लेकर चल रहे थे, या अपनी ऐसी कविता बनाएंगे जो सभी जगह चर्चा में आएगी। तो साहित्य और कला के द्वारा बहुत अभिरुचि होने के कारण इसी दिशा में हम लोग चल रहे थे। फिर मैरिज हुई तो हमारे हस्बैंड राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे थे। सपा से पहले जिलाध्यक्ष से रहे, उसके बाद फिर वो बसपा में आए। तो बसपा में ऐसे ही एक बार बहन जी से मुलाकात हो गई, तो बहन जी से बातचीत होने के बाद उन्होंने हमको टिकट दे दिया। बातचीत करने के बाद जनरल एक हमारी आधा घंटे की बातचीत हुई दिल्ली में, जबकि कोई राजनीति का उद्देश्य भी नहीं था, लेकिन अच्छा लगा कि चूँकि सोशल वर्क करना ही चाहते थे तो एक माध्यम मिला राजनीति के माध्यम से हम किसी का भी भला कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि बचपन से आप लिखना चाह रही थी, पेंटिंग करना चाह रही थी, उसका फ़ायदा मिला जब आपने मायावती जी से बात की, आपकी मुखरता देख के उन्होंने आपको एक ऑफर किया कि आप सियासत में आ जाइए? क्योंकि इनको लोकसभा का टिकट मिला। बातचीत करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तो कॉलेज ही में थी, तो उन्होंने कहा कि टिकट हो गया, तो हमने कहा मजाक क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब हम अपने बिजनेस से, अपना व्यापार है, तो ऑफिस में ही हम लोग वर्क कर रहे थे। इन्हीं के साथ हमारी अपनी फैक्ट्रियां हैं, उसी पे हमारा काम रहता था। कैशियर का काम रहता था मेरे पास, तो कैश देखना, कैश संभालना और कॉलेज देखना, तो यही वर्क हुआ करते थे। तो ये लगा कि चलो एक अच्छा काम मिला, बहन जी ने एक अच्छा काम दिया। और मुझे लगा, पहले तो मेरा रुझान नहीं था, पर मुझे जब गए, हम तो रहने वाले पूर्ण शहर के हैं, लेकिन हमके स्थल मिला कार्य करने का गाँव का। अच्छा, गाँव कभी देखा नहीं था। गाँव जाने के बाद मुझे लगा कि गाँव में वास्तव में आवश्यकता है। जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ बहुत समस्याएं हैं। कहीं कोई अनाज की बात करता है, कहीं कोई राशन कार्ड। अब तो मोदी जी ने सब कर दिया, कोई बात ही नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2007 में राशन कार्ड के लिए भी लोग लालायित होते थे, और राशन का गेहूँ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, चीनी बहुत महत्वपूर्ण होती थी, मिट्टी का तेल भी बहुत महत्व रखता था जीवन के यापन करने के लिए। तो ये लगा कि इनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें भगवान माध्यम बनाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है शुरुआत में चुनौतियां आई, क्योंकि जब आप शहर में पढ़ी लिखी थी, गांव आपका बहुत कम आना जाना था, चुनौतियां थी, और वो भी राजनीति में, क्योंकि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, संवाद करना, उनकी समस्याओं को सुनना। वहाँ ग्रामीण अंचल में जाने के बाद उनको ये लगता था कि कोई बड़ा आ गया है फैशन वाला, मेरी बात सुनेगा नहीं, मेरी बात को समझेगा नहीं, मेरी भावनाओं को जानेगा नहीं। लेकिन इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता मजबूत रिश्ता होता है। आप किसी से भी बात करें, चाहे गांव का रहने वाला, चाहे शहर का रहने वाला, चाहे इंग्लैंड का रहने वाला, चाहे अमेरिका का जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि भावनाएं सभी की एक जैसी होती हैं। भाषा माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर तो एक ही जैसा होता है। तो समस्या निराकरण में सबसे ज़्यादा मुझे एक घटना जो प्रभावित करती थी, वो ये थी, गंगा के किनारे एक गाँव था, जहाँ एक महिला थी, उसका लड़का और वो दोनों की डेथ हो गई थी। तो वो बहुत थोड़े आटे से खाना बना रही थी। हम वोट मांगने के लिए उसके पास बैठे, तो कहने लगी, आपको क्या मालूम भूख क्या होती है, और ये इतना ही मेरे पास आटा है, और मेरा राशन कार्ड आप बनवा दोगी? तो हमने कहा बनवा देंगे राशन कार्ड। पर मुझे लगा कि वास्तव में इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है जी। मैंने थोड़ा सा उसको दिया, कुछ ऐसे मदद की, लेकिन मुझे ये लगा कि इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। और वो कहने लगी, अब यही है आटा, शाम को क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम। छोटे छोटे बच्चे 3 बैठे हुए जी। कहीं ना कहीं ये घटना बहुत दिल में छू गई। तो मुझे लगा कि अरे
इस रोटी के लिए, जो कि शहर में तो यूज ही नहीं, कोई पार्टी में ऐसे ही छोड़ बिल्कुल। देते हैं खाने, इतना वेस्ट करते हैं। तो लगा कि इनके पास खाना नहीं है, इनकी कितनी आवश्यकता है और एक विधायक की कितनी आवश्यकता होती है काम करने के लिए कि गरीबों के लिए काम किया जाए। तो मैंने उसी दिन संकल्प लिया, मन में लिया कि यदि हमको कोई पद मिलता है या हम विधायक बनते हैं तो हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सबकी मदद करेंगे और राजनीति में ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। ये संकल्प हमारा शाम को लिया गया भागवत में। जब हम भागवत में आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ऐसा संकल्प क्यों ले रही हैं, तो हमने कहा ये संकल्प बहुत ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए। क्योंकि जब आपने सोचा कि आपको ऑफर दिया गया कि आपको टिकट दिया जा रहा है, राजनीति करनी, सियासत करनी है, साथ साथ में आपके हस्बैंड को भी ऑफर आया, बाकी फैमिली में क्या प्रतिक्रिया थी? किसी से आप लोगों ने बात की, आपने बताया होगा कि नहीं अब हम राजनीति करना चाह रहे हैं, विधायकी का टिकट मुझे मिला है? देखिए, हम अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए गए थे और कॉलेज में, और उसका नाम लिखा के आ रहा है। तो मैंने कहा किसी से बोलना नहीं कि अभी टिकट हो गया है, जब तक पेपर में हम पढ़ ना लें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात होती है और हवा में बात तैरती तो अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हमारी न्यू हमेशा सच्चाई के साथ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजनीति में आए, लेकिन जब तक जीत न जाए बिल्कुल तब तक कैसे मान लें। 2007 में हम लोग लगातार लगे रहे और हमारे विपक्षी हमेशा रोज़ यही कहते थे कि प्रजा शुक्ला तुम्हारी टिकट कट रही है, टिकट कट रही है। डेली का ये नियम था, जैसे कि अब इस समय मोबाइल के द्वारा या मैसेज के द्वारा डालते हैं, ऐसे ही उसने जन जन तक ये जगा दिया था कि इनको टिकट नहीं मिलने वाली है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि यदि हम अपने मिशन में लगे तो इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। उसकी बातों का अवहेलना करते हुए, उसको डस्टबिन में डालते हुए हम रोज़ अपने काम और मिशन में लग जाते थे। डेली हमें 10 गांव करने हैं, वो कह रहा टिकट नहीं हो रही है, हम कह रहे टिकट हो रही है। ठीक है। डेली अपने मिशन में लगे रहते थे। कारण उसका यही था, उद्देश्य मन में ये था, एक भावना थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। ये उद्देश्य जब लेकर चले तो हम अपने मिशन में और लक्ष्य में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि एक उद्देश्य था कि हमें मदद करनी है और हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं राजनीति में आने का। पैसे रुपए की कोई चाहत नहीं थी। हमारे अपने व्यापार बिजनेस हैं, उससे हमारे अपने काम हो जाते हैं। हमको इतनी आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत सारे महल बनवाएं। जितने में है उतने में ही खुश रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी धन से, सरकारी पैसे से दूसरों की मदद हो, दूसरों के काम हो, किसी के काम आ जाए, यही उद्देश्य लेकर हम लोग चले और काफ़ी हद तक सफल भी हुए। देखिए, हमारे हस्बैंड उसमें सांसद थे, 5,000 करोड़ रुपए का काम कराया। इतना सांसद ने किसी ने 2 साल में काम नहीं कराया। चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे आवास की बात हो, हैंड पाइप लगवाने की बात हो। यहाँ तक कि हम लोग कहते थे कल हैंड पाइप लगेगा, तो फिर लग गया, दूसरे दिन सामान पहुँच गया। तो ये वर्क के लिए अपने एक बात पर ठीक है पूरा हम लोग रहते थे कि हाँ, शपथबद्ध हैं कि हम यदि आप हाँ कहेंगे तो काम आपका करेंगे। प्रतिभा जी, एक चीज़ और मैं जरूर समझना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो वहाँ पर पुरुषों का बड़ा दबदबा रहा है, प्रभाव रहा है और आज भी है। एक महिला के रूप में कभी चुनौती आपके सामने आई? जब पार्टी जाती थी, रैली करती थी, जनसभाओं में जाती थी, तो कभी कोई चुनौती नहीं, महिला को हमेशा एक चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। अभी ये बहुत समय लगेगा, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित भी किया। हम बहनों को, सारे लोगों को एक मान सम्मान भी दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी मान सम्मान दिया। लेकिन ये संघर्ष समाज का है और ये पुरुष और महिला समाज के 2 वर्ग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंच में बैठना है, कहीं भी बैठना है, कहीं भी जाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको नंबर 1 पे आना है, तो महिला है तो सेकंड पर उसको ढकेल दिया जाता है, उसके गुणों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि महिला डीएम है तो लोग बड़ी इजी से, बीसी महिला है तो कहते हैं अरे महिला है, हो जाएगा काम, कैसे समझ लिया हो जाएगा काम। हो सकता है वो भी दृढ़ संकल्पी हो सकता है उसके अपने जीवन की वसूल हो और काम आपका ना करे। लेकिन ऐसा मानना है, जबकि हमारा ये मानना है कि आत्मा अगर हमारा शाश्वत है, ना महिला है ना पुरुष है, वो तो शक्ति है अंदर से, चाहे पुरुष के भी उतनी है, महिला के भी उतनी है, बस विल पावर तेज होनी चाहिए। आप विधायक बनी, मंत्री बनी, पार्टी में पार्टी के अलग अलग पदों में रही, क्या आपको लगता है पार्टी को तो समय देती रही, लेकिन परिवार का समय कटता चला गया? नहीं, या फिर दोनों में आपने बैलेंस रखा? बैलेंस रख के ही काम किया। उसका कारण ये था कि हमारी बेटी, उसको पढ़ने के लिए ही भेज दिया था। अब इस समय वो अमेरिका में है, MS उसने कंप्लीट किया है और बेटे हमारे भी अपने जॉब में आ गए हैं। पति भी राजनीति में थे, तो दोनों का जब पेशा एक है तो आराम से काम हो रहा, दोनों ही निकल रहे हैं एक ही काम के लिए। तो उद्देश्य हमारा साथ ही में चलता रहा और परिवार में एक प्रेम और स्नेह रहे
तो हम समझते हैं कि कहीं अभाव नहीं खटकता है। हर एक जीवन का और हर एक जगह का अस्तित्व अलग अलग है। ये राजनीति में समय देना है तो परिवार का भी बहुत महत्व है। परिवार को हम अलग नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही बच्चों को और ना ही पति को। उनको साथ लेकर ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके हस्बैंड और आप दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, सियासत कर रहे हैं, नहीं, राजनीति कर हमारे रहे हैं, पति तो समस्याएं समझना आसान है? हमारे पति ने हमारा काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी हमें कोऑपरेट किया और उन्होंने ये कहा, जब वो सांसद है कि मेरे पास समय नहीं है, तुम विधायक अपने 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 डिसीजन खुद लो और अपने अपने काम खुद करो, इंडिपेंडेंट अपने अपने काम करो, ना हम तुमसे पूछे ना तुम पूछो। शाम को बीच में कोई फ़ोन नहीं करेगा, यदि कोई अर्जेंट कॉल आती है, बहुत अर्जेंट हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, नहीं हम लोग अब पूरे दिन अपने अपने काम में लगे रहे। कभी मतलब फालतू बातों का समय नहीं था कि खाना खा लिया कि नहीं, कहाँ घूमने गया, क्या क्या, इन सारी बातों का कोई समय नहीं था। केवल अपने अपने काम में लगे, अपने अपने उद्देश्य में लगे। कोई बहुत अर्जेंट कोई कॉल करनी है तो हम लोग दिन में कुछ मनमुटाव किसी मुद्दे को लेकर आपस में, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हो सकता है किसी अलग अलग मुद्दों पर मनमुटाव नहीं, कभी ऐसे तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक विश्वास की कड़ी है और वो बहुत मजबूत है। और हम समझते हैं कि इतना सभी के जीवन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। उनको भी हमारे पर बहुत फेथ और हमें भी उनका पर बहुत फेथ है। मतलब वो है कि हम लोग अपने काम के बाद अपने बिंदु पे काम करके एक जगह पर मिलेंगे और उसी तरह से मिलेंगे। बातें तो होती रहती हैं, लेकिन उन सब बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक स्नेह और एक प्रेम, एक मानवता की बुनियाद बहुत मजबूत है, वो कहीं से हिल ही नहीं सकती। रिश्ते बहुत मजबूत बने हैं और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए रोज़ तो पानी डालना पड़ता है ना, ये तो आप भी समझेंगे। तो ये स्नेह तो कभी ख़त्म नहीं होता, उसको हमें सींचते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग, ऐसा कभी जीवन में नहीं आया कि इस तरह का कोई मनमुटाव आया या हमने किसी महिला पुरुष से बात की, उनको कोई एतराज़ नहीं है। हम वो महिला से बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे हस्बैंड तो सारे लोगों से राखी बंधवाते हैं। 12,000 महिलाएं हमारे साथ हैं और राखी का त्यौहार हम लोग अपनी विधानसभा में ही मनाते हैं। तो राखी बंधन का त्यौहार होता है, बल्कि हमारा जो अपना कॉलेज है उस दिन भी हम राखी को बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, क्योंकि भाई का रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। एक सवाल और, योगी कैबिनेट में तो है, कैबिनेट किचन में तो है ही है, घर के किचन में समय दे पाती हैं बच्चों घर के के लिए? किचन में तो नहीं हो पाता है समय। या अब हमारा तो संयुक्त परिवार है और इसकी खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यदि कभी कुछ बनाना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं। और हमारे साथ लगातार न्यूज़ रूम में नेताजी में प्रतिभा शुक्ला जी हैं, बाल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। और अब इसमें एक सेगमेंट ये जुड़ा है कि अब न्यूज़ रूम में जो लोग हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। कि कौन सवाल पूछना चाहेगा? जो भी सवाल पूछना चाहे प्रतिभा जी से सवाल पूछ सकता है। नमस्कार मैम, मेरा नाम रिया है। मेरा सवाल मैम ये है कि आप महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा एग्जाम्पल आज हैं, लेकिन हर लड़की को कहीं ना कहीं अपना करियर शुरुआत करने के पहले एक स्टेप लेना होता है, एक बड़ा स्टेप लेना होता है, या फिर मतलब संघर्ष भी करना होता है। तो वो जब आपने एक बड़ा स्टेप लिया, राजनीति में आप आई, तो तब से अब में आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखती हैं? देखिए, किसी को भी कोई भी एक संघर्ष या स्टेप लेने के लिए एक बहुत, हमने पहले भी कहा, एक दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए और सारी चीज़ें गौर करके, जैसे कि अर्जुन ने केवल मछली की आँख को देखा था, इसी तरह हमें केवल अपने लक्ष्य को देखना है। हमें किसी भी XYZ कोई भी बात नहीं सुननी है। यदि हमारा लक्ष्य सामने, हमने बताया इसलिए उदाहरण दिया कि रोज़ वो कहता था कि टिकट कट रही है, पर हमने ध्यान नहीं दिया। 12 का इलेक्शन हम हारे 243 वोट से, लोग हमको रोज़ डोमिनेट करते थे, अब आप विधायक नहीं हैं, लेकिन हमने अपने काम को कभी बंद नहीं किया। हम उसी तरह लोगों के बीच में जाते रहे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करते रहे, क्योंकि हमारा कॉलेज कैंपस भी हमारी विधानसभा में ही है जी। कॉलेज चूँकि देखते रहे, तो हम किसी भी लड़की के लिए ये ज़रूर कहना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मजबूत विल पावर है, सारी चीज़ों से हटकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। लड़की हो या लड़का हो, दोनों को इसी तरह चलना पड़ता है। जब तक लक्ष्य मिल ना जाए तब तक आपको बराबर चलते रहना पड़ेगा, मजबूत विल पावर के साथ, दृढ़ आत्मविश्वास के साथ। और हम समझते हैं हमारा मजबूत सिंबल हमारी माँ दुर्गा हैं, जिनको हम जीवन से कभी अलग नहीं करते हैं, अपने साथ हमेशा रहता है, जो मेरे साथ ही चल रहे हैं। मुझे बहुत ही विल पावर और मजबूती के साथ हम अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। तो इसलिए हम हर लड़की के लिए यही कहेंगे कि पहले उद्देश्य है, बाद में और कोई चीज़ें हैं। कुल मिलाकर आलोचनाओं से परे होकर एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना। कोई और सवाल पूछ सकता है जी? नाम निर्भय है मैम। जैसा कि सबको पता है कि आप बसपा से भी विधायक रही हैं और बीजेपी में भी 2 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं,
तो आपको तब के और अब के कार्यकाल में मतलब काम करने के तरीके में सरकारों के क्या अंतर लगता है बेसिकली? देखिए, काम तो वही रहता है, काम में कोई चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि विधानसभा हमारी वही रही। और हमारे अंदर एक बात ये भी है कि हम जात पात मानते नहीं हैं। कोई किसी भी समाज का क्यों ना हो, मेरे लिए इसका खास मायने नहीं रखता। और हम समझते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमारे केवल 4 जातियां हैं, किसान, महिला, गरीब और युवा। तो जब जाति कोई है नहीं, जाति बंधन कोई है नहीं, तो काम करना है तो आराम से हम काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों ने वोट सपोर्ट नहीं भी किया है लेकिन उनका काम बहुत अर्जेंट है, तो काम को करना चाहिए क्योंकि आप उस क्षेत्र के विधायक हैं। फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया था कि नहीं किया था। बदले की भावना लेकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए कभी भी। यदि हम पावर में हैं तो उस पावर का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। तो हमारा तो यही मानना है कि सबको लेकर चलो, आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, काम तो एक ही जैसे करना है। अब हमारे यहाँ बसपा में ये था कि हमें दलित समाज के भाइयों का, तो हम लोगों ने उनको कभी अलग ही नहीं किया। वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग बराबर उनका काम करते हैं। तो काम में कहीं कोई कमी नहीं आई। और चाहे भाजपा हो और चाहे बसपा हो, काम करने का ढंग एक है। और दूसरा ये है ना कि जनता में हमेशा जुड़े रहो। आप कभी मत सोचो, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कोई गरीब कहता है मेरी टूटी चारपाई में बैठो, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सम्मान दे रहा है, इसके साथ बैठो, इसके साथ बात करो, इसकी समस्या सुनो और सॉल्व कर सकते हो तो ज़रूर करो। तब एजेंडा काम करने का एक ही है ना। तो बदला नहीं तो कोई भी सरकार आए, हमारे लोग वही, हमारे काम वही, विधानसभा वही। तो जहाँ एक स्नेह, एक लगाव होता है और एक उद्देश्य ज़रूर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों रख के ये चल रहे हैं कि हमें सभी का काम करना है। देखिए, पहले और सपा गवर्नमेंट में इसमें बहुत अंतर था। सपा में क्या था, दूसरे का हिस्सा लेकर अपने घर रख लो, गुंडागर्दी करो। लेकिन आज ये नहीं, आज बहुत फेयर काम है। आज अभी समझ लीजिए, आपको बताएं, एक लड़की बैंक के लिए टेस्ट देकर आई और कहने लगी कोई सिफारिश, समझेगा कोई सिफारिश नहीं, फेयर काम है। यदि आप इंटेलिजेंट हैं, आपने अच्छा पेपर दिया है तो आप ज़रूर, आपकी जॉब लगेगी, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। तो अब बहुत फेयर काम किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे अभी हमारे ही विभाग में अभी काफ़ी जगह निकल रही, आंगनबाड़ी के निकलेंगी, काफ़ी वार्ड्स निकल रही हैं, इसमें काफ़ी आवश्यकता है, महिलाओं का काम किया जा रहा है। तो इसमें कहीं कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है, कहीं कोई ये नहीं हो रहा कि सिफारिश से आपका काम हो रहा है। और पहले भी ये था कि कहीं कोई सिफारिश थी नहीं, तो फेयर काम हुआ। 12 का जो योग्य है उसको मौका है। ठीक है, मैं दूसरे सवालों पे आऊँगा, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा। ठीक है, आपको टिकट ऑफर हुआ, आपने बड़ी लंबी सियासत की, बच्चों को आप राजनीति में लाना चाहेंगे? बच्चे जो राजनीति में जिसका रुझान है वो जरूर आएगा। बच्चे, अब बड़े, हमारा बेटा है, उसका मन रहता है राजनीति में आने का, तो वो जरूर है, जाना चाहेगा तो आएगा। देखिए, ये तो एक शौक है और लाने की बात नहीं है। जिसको जहाँ करना होता वही उस काम को करता है और उसकी लगन और मेहनत आती है। तो उसको लगता है कि हमें इस काम को करना है तो वो ज़रूर करेगा। तो हमारे सहयोग रहेगा तो ज़रूर करेंगे। हमारा तो ऐसे भी उद्देश्य ये रहता है, कोई भी आगे कितना भी निकल सकता हो तो निकले, जहाँ हमारे सहयोग की थोड़ी भी आवश्यकता है तो हम जरूर करेंगे। आपने अपने मंत्रालय के लिए कोई रोड मैप तैयार कर रखा है? क्योंकि महिला बाल विकास, बच्चों की भी जिम्मेदारी है और महिलाओं की जिम्मेदारी है। एक महिला मंत्री के रूप में लगता है हमारे अपने विभाग के लिए मेरा एक उद्देश्य भी और हमारी गवर्नमेंट का भी उद्देश्य यही है कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, जो आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाना है, उसमें पढ़ाई कराई जाए, खेल कूद के साथ, स्वास्थ्य के साथ, कुपोषण दूर करने के साथ साथ हम बच्चों को जनरल और जीके के साथ जोड़ें और सामान्य ज्ञान दें और साथ ही साथ उनको आचार विचार और संस्कारों की शिक्षा दें। क्योंकि यही बच्चा जब बड़ा होगा, क्योंकि अभी एक कोरी स्लेट है, कोरी स्लेट में लिखा हुआ बच्चे के जो भी लिख दिया जाएगा वो जीवन भर काम आता है। चाहे दया लिखें, चाहे ममता लिखें, चाहे परोपकार लिखें, कुछ भी इसमें लिखेंगे तो वो काम आएगा। तो आंगनबाड़ी की हर बहन को कहा जा रहा है कि आप शिक्षिका के रूप में हैं और अभी हमारा ये उद्देश्य होने वाला भी है। पोषण माह भी आगे आने वाला, संभव अभियान भी चलने वाला है। आंगनबाड़ी बहनों को शिक्षित और प्रशिक्षित भी किया जाएगा कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि गरीब बच्चे नर्सरी स्कूल में नहीं जा पाते हैं। ये आंगनबाड़ी के नर्सरी स्कूल रूप में चले तो हमारी पूरी कोशिश रहती है। अभी हम समझ लीजिए 55 जिलों में जा चुके हैं आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से। पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र नर्सरी स्कूल के रूप में ही चले, जिससे कि वहाँ के बच्चे, पढ़ने वाला बच्चा कुछ सीख के जाए। जहाँ भी कहीं हमारी आंगनबाड़ी बहनों से वार्तालाप होती है, हम उनसे यही करते हैं
कि माँ से अच्छी कोई शिक्षिका नहीं होती है। आप एक अच्छी शिक्षक बने, आचार विचार सिखाएं और जनरल सिखा दें इतना कि बच्चे अगर अच्छे स्कूल में ना जा पाएँ तो उनका प्राइमरी बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। तो न्यूज़ में नेताजी में लगातार बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला हमारे साथ हैं। एक बार फिर सवालों का दौर शुरू करते हैं और न्यूज़ में जो हमारे सहयोगी हैं वो और कुछ सवाल पूछ सकते हैं। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन की आपने समीक्षा की होगी, ये नतीजों के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या जनता का मिजाज भांपने में चूक हो गई? और इसका 2027 के विधानसभा चुनाव पे क्या असर होगा और पार्टी इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? इसका कोई असर नहीं होगा। उसका कारण ये है कि कुछ लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हो गए। हमारे जो दलित समाज के भाई थे वो बाबा साहब को भगवान समझते हैं और वो समझते हैं कि हमारा संविधान बदल जाएगा। गांव-गांव में संविधान की एक छोटी सी किताब लेकर घूम रहे थे। तो हम समझते हैं वो अपनी झूठ बताने में सफल हो गए और काफ़ी हद तक उन्होंने झूठ बताया कि तुम्हारा संविधान परिवर्तित कर दिया जाएगा, जबकि संविधान वो कहाँ, कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी परिवर्तन किया। मोदी जी तो उसको मजबूती लेकर आए। उन्होंने पंचतीर्थ भी बनाए, दलित समाज के लिए काम भी किया। लेकिन हम समझते हैं हमारा कार्यकर्ता कहीं अपनी बात को समझाने में विफल रहा, लेकिन वो जो अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं उसमें आगे वो सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि झूठ की आधारशिला पे कोई भी न्यूज़ खड़ी नहीं होती, कोई भी बनती नहीं है। उन्होंने ये रखा कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा। अब गांव-गांव में जाके कह रहे हैं लो हमने अपना काम कर दिया, लेकिन शायद उनको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि ये वही सपा के लोग हैं। जब आपकी सपा 12 की गवर्नमेंट बनी थी तो कई घर जला दिए गए थे। दलित समाज के घर जला देते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, नौकरी में आने नहीं देते हैं, उनका हिस्सा ले लेते हैं, उनको खेती कराते हैं, उनको नौकरी कराते हैं। ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार में ये होने वाला नहीं है। सबको सम्मान है, आवास दिए तो सबको दिए, राशन कार्ड सबको दिया, कहाँ नहीं दिया। और हम समझते बराबर काम किया जा रहा है। तो ये जो भ्रम का जाल उन्होंने फैलाया यही मेन कारण रहा, क्योंकि हम लोगों ने बाद में पूछा भी लोगों से कि क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा हमारा संविधान बदल जाएगा तो हम क्या करेंगे। और बाबा साहब और संविधान की किताब लेके बहुत सारे कह रहे नाराज़गी का कारण तो बताओ। कहीं घर जला दिए गए, कि कहीं तुम्हें मारा गया, कि कहीं अपमानित किया गया, कि कहीं तुम्हें तोड़ तगाड़ किया गया, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा 12 का याद कर लो रिजल्ट। 12 का जब चुनाव आ रहे थे उसके बाद दलित समाज के घर जलाए थे लोगों ने। शायद उन घटनाओं को ये लोग भूल गए कि ये वही गुंडे हैं सपा के, जो आपके ज़िंदगी को जीना हराम कर देंगे। मोदी जी की सरकार में पूर्ण सुरक्षा है, पूर्ण तरह से आपको आज़ादी है, हर चीज़ मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है। ये बताने की आज बहुत आवश्यक। महिला सुरक्षा बढ़ी है क्या? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के हमने 2012 का दौर भी देखा, 2014, क्या आपको महिला सुरक्षा की तरफ सरकार ने काम किया है? क्यों नहीं काम किया? महिलाएं आज सुरक्षित हैं। जूडो कराटे की शिक्षा हर विद्यालय में दी जा रही है। आत्म सुरक्षा की भावना से लड़कियों को उत्प्रेरित किया जा रहा है, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। और लड़कियों के आप हम समझते हैं कि कहीं भी एक लड़की कोई भी किसी भी थाने में अपना मुकदमा लिखा सकती है। हर जगह महिला थाने की व्यवस्था की गई है, महिला बटालियन है, पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यदि आप एक फ़ोन कॉल करते हैं तुरंत आपके पास गाड़ी आ सकती है लड़कियों की सुरक्षा के लिए। आज लड़कियों के अधिकार सुरक्षित हैं, तो झूठ मूठ मुकदमा लिखा रही हैं। हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि नहीं भाई अपने अधिकारों का दुरुपयोग कहीं ना करें। तो ये बातें आ गई, लेकिन आज लड़कियां पूर्ण सुरक्षित हैं। पढ़ाई की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके अधिकारों की बात हो। सबसे बड़ा उदाहरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि राजनीति में भी आपको बराबर की भागीदारी दी जा रही है। तो हम समझते हैं सुरक्षा की भावना सपा से तो बहुत अच्छी, सपा में तो थी नहीं। पूर्ण सुरक्षा देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। और हमारे यहाँ तो विभाग में विधवा और परित्यक्ता को पूर्णतः से विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनको नौकरी पे रखा जाता है, तो ये भी सुविधा दी गई है। तो सरकार तो पूर्णतः नारी की सुरक्षा की बात ही कर रही है। क्या आपको लगता है कि कभी कभी आपको निराशा होती है कि आप जहाँ तक मदद करना चाहती हैं, जिस हद तक मदद करना चाहती है वहाँ तक नहीं कर पा रही हैं? अपनी बंदिशें हैं, अपनी चीज़ें, वहाँ पर कमी महसूस होती है? एक ये हम इस बात को इस पर कहना चाहेंगे, सरकार ने नियम बना दिए और सारी चीज़ें हैं, लेकिन समाज को तो बदलना पड़ेगा ना। समाज में परिवर्तन जब आ जाएगा कि हमारी बहू बेटी की तरह, और बहू भी ये सोचे कि हमारा ये घर परिवार है, तो ये जो लड़ाई होती दहेज के मामले को लेकर या स्वाधीनता के मामले को लेकर कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं जब वो कहते हैं हमारे हस्बैंड रख नहीं रहे हैं, जॉब में जा रही है, तो फिर उस ससुराल वाले परेशान करें, या बच्चों की परवरिश को लेकर या घर परिवार संभालने को लेकर बात आती है। तो इसमें हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे जिम्मेदारी के साथ, और समाज में एक परिवर्तन आ जाए।
तो ये काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपकी पूरी मदद कर रही है। नियम बना दिए गए, कानून बना दिए गए, कानून का सदुपयोग करके समाज में परिवर्तन लाया जाए तो हम समझते हैं काफ़ी हद तक ये काफ़ी बदलाव लाया जा सकता है। मैम एक आखिरी सवाल, एनडीए की बहुमत के को लेकर मोदी 3.0 जो है पूरी तरीके से तैयार है, क्या इस बार उत्तर प्रदेश के पास फिर एक मौका है डबल इंजन की सरकार का लाभ लेने का? हाँ, भारत को विकसित करने का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो मोदी जी का संकल्प है, हम समझते हैं कि काफ़ी हद तक वो सफल होगा, क्योंकि ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो हर समय काम करते हैं। कभी उनके मन में ये बात ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देखिए किसान सम्मान निधि तुरंत उनके खाते में गई, 9 करोड़ लोगों के किसान के खाते में तुरंत चली गई। 3 करोड़ से ऊपर अभी आवास की बात भी हो गई, जिसमें हमारे ग्रामीण अंचल के 2 करोड़ हैं, 1 करोड़ शहरी अंचल का है। तो आवास देने की बात पहले, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन फ्री मिलेगा। तो जो बात कह रहे हैं भारत को विकसित बनाने के लिए जन जन तक को लाभ देने की बात, इससे पहले सरकारों में कहाँ थी। इसमें तो ये होता था विधायक जी की सिफारिश ले आओ, इसकी सिफारिश ले आओ, उसकी सिफारिश ले आओ, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। जो बीपीएल है, जो बीपीएल धारक है, उसको लाभ मिलना है। सबके खाते में एक भी जितना पैसा भेजा जा रहा है खाते में, तो कहीं कोई है ही नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं है। चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, इसमें भी देखिए सरकार लगातार काम कर रही है, जन जन तक जाने का काम कर रही है। और भारत विकसित तभी बनेगा जब हर युवा अपने काम पे आ जाएगा। और उनका कहना भी है कि मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। आप व्यापार करो, चाहे छोटा करो, लेकिन अपना करो। देखिए हमारा भी मानना है कोई व्यापार बड़े से नहीं शुरू होता, छोटे से ही शुरू होता है, वो बड़ा रूप धारण करता है, लेकिन लगन और मेहनत के साथ। उसको छोटा नहीं समझना चाहिए कभी भी किसी को। बिल्कुल, लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। बड़ी बेबाकी के साथ जो महिला बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला, उन्होंने जवाब दिया, चाहे परिवार को लेकर, अपने संघर्षों को लेकर, सरकार को लेकर, रोजगार को लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर भी। प्रतिभा जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ रूम में नेताजी में आज बस इतना ही। एक बार फिर नए शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।